Yes, very good afternoon to all of you students. तो yesterday हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था यूनिट 3 में उसी सबको कंटिन्यू रखना है हम लोगों को। और आज हम लोग आगे एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और ये सब कैसे वर्क करता है उसको देखना। तो yesterday हम लोगों की बात चल रही थी कि जब भी किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है सस्पेंडेड करते हैं तो यहाँ पे जो है 3 कंडीशन पॉसिबल होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या वो न तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ना एक्सेप्ट करे। तो ये जो कंडीशन है वो एकदम फिक्स कंडीशन है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, तो उसमें बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉड का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स में मेन फैक्टर्स जो हैं तो टेम्परेचर है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और तीसरा नेचर ऑफ जो भी मेटल है उसका क्या नेचर है, मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहता है या नहीं होना चाहता। तो ये 3 फैक्टर्स में अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को सबको देखते हुए एक नई डेफिनेशन बताई गई। उसमें बताया गया कि यदि मेटल रॉड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मीनिंग होता है 298 केल्विन पे, यदि मेटल रॉड को, ये हमारे पास एक मेटल रॉड है, उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना, 1 मोल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, है ना। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो व्हेन मेटल रॉड सस्पेंडेड इन 1 molar concentration solution at 298 Kelvin temperature, in this condition the electrode potential will be called standard electrode potential। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड है और उसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में अपन ने डीप करा, तो इस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसमें अपने को 2 चीज़ रखना है। एक तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1 मोलर कंसंट्रेशन का ये ZnSO4 सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, कैसे निकाला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मेजरिंग इलेक्ट्रोड बनाया है। जैसे किसी भी मेजरिंग एक वेइंग मशीन होता है तो उसमें बाट होते हैं, स्टैंडर्ड बाट होते हैं 1 kg का, उसके हेल्प से हम मेजर करते हैं कि दूसरा कितना है। तो इसी तरीके से हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एज्यूम किया गया 0, है ना। और उसी इलेक्ट्रोड की हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह सब हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे वर्क करता है वगैरह। तो इसको समझने के लिए देखना है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में ये एक पार्ट रहता है और इस पार्ट में
यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब होता है इस तरीके से, और इस ग्लास ट्यूब में यहाँ पे नीचे इस तरीके का ओपन पार्ट रहता है, और इसमें एक और इसके ठीक बीचों बीच में एक और पार्ट और रहता है। ये यहाँ पे एक प्लेटिनम का फॉइल रहता है, प्लेटिनम ब्लैक का फॉइल रहता है, और ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इसमें हाइड्रोजन गैस जो है इंसर्ट करवाते हैं एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस इसमें पास करवाएंगे, है ना। और इसका पूरा टेम्परेचर जो रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर पे रहता है। यहाँ पे इसमें और ग्लास ट्यूब जो रहता है उसमें यहाँ पे Hg माने कि मर्क्यूरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रहता है 1 मोल H+ आयन, है ना। 1 मोल H+ आयन का कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। तो when hydrogen gas passed at 25 degree centigrade temperature in the 1 molar concentration of the hydrogen ion solution, this type of electrode will be called standard hydrogen electrode. The electrode made by when hydrogen gas passed in 1 atm pressure and 25 degree centigrade temperature in 1 molar concentration of H+ ion solution, and this kind of electrode will be called standard hydrogen electrode। और इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एज्यूम किया गया है, 0 एज्यूम किया गया है ना। तो ये आप लोगों को देखना है बना के। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 एज्यूम किया गया है, तो इसकी हेल्प से हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे उसको समझना है। उसमें जिस भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए कि ये हमारा वही वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस तरीके से ट्यूब बनी हुई है और इसको हमने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, तो फिर यहाँ पे क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेल्प से निकालते हैं। ईएमएफ कल भी हमारी बात हुई थी, और ईएमएफ जो है वो सिंगल हाफ सेल का नहीं निकल सकता, उसको निकालने के लिए हमको एक कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे हम लोग, है ना। तो ये पूरा सेल बन गया है। एक साइड हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड हमारे पास कोई सा भी इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ये जो है जिंक का रॉड है और ये जो है ZnSO4 के सॉल्यूशन में डीप है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। अब इस कंडीशन में इसको थोड़ा समझना है बच्चों को ध्यान से। इस कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टमीटर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है उसका वैल्यू पुट करेंगे। अब जो जिंक का इलेक्ट्रोड पुट करके ये वैल्यू आता है, तो वैल्यू आता है निकल के 0.76। कैथोड कौन है? कैथोड यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो जिंक की कंपैरिजन में कम है। अब ये कैसे काम करता है वो पूरी बात आगे होगी अपनी।
तो कैथोड में हम लोग लेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रहता है हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेके चलते हैं, एज्यूम किया हुआ है 0, आप लोग पता ही है, अभी हमारी बात हुई। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना है। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ रहा है, एनोड कौन है, एनोड हमारे पास जिंक है, ये वाला, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एनोड कौन है, Zn2 प्लस Zn, है ना। अब चूंकि इसका निकालना है, क्योंकि इस पर माइनस साइन है, तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी Zn2 प्लस Zn जो है वो कितना आ रहा है, -0.76 आ रहा है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमको किसी दूसरे का निकालना है, मान लीजिए कि हम लोगों को निकालना है कॉपर का, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। तो एक साइड लगाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये लगा दिया अपन ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। उसको कनेक्ट करेंगे किससे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के बाद ये कौन सा एक और पार्ट कौन सा रहेगा हम लोगों का, एक और पार्ट रहेगा कॉपर का, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा, है ना। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है वो एज ए कैथोड वर्क करेगा, ये एज ए एनोड वर्क करेगा। अब बच्चे पूछेंगे कि अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अभी आपने पहले जो है कैथोड बनाया था, अभी इसको क्या बना दिया, एनोड बना दिया। तो इसका क्या रीज़न है वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे कंटिन्यू। अब हमको EMF निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल निकालना है। तो E कैथोड माइनस E एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल के आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर कैथोड जो है Cu है, तो वैल्यू आती है क्या निकलेगी Cu के लिए, है ना, Cu2 प्लस Cu। और एनोड कौन है, एनोड जो है H प्लस, है ना, 2H प्लस अपॉन H2। अब चूंकि और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे वैल्यू वोल्ट मीटर में वैल्यू कितनी आ रही, वैल्यू आती है 0.34, कितनी आती, ये थोड़ी बहुत वैल्यू आप लोग को याद रखना है ना, ये फिक्स है। अब 0.34 वैल्यू आती, इसका जो वैल्यू है वो तो 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका वैल्यू कितना है 0.34, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है आगे हम तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और ये कैसे वर्क करती है समझना है कि हम लोगों ने क्या करा कि जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने निकाले थे, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से मेजर करके जो हम लोगों ने निकाले थे, तो उन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए हम लोग एक सीरीज बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज इन विच elements are arranged in the increasing order of their reduction potential, क्योंकि इसमें केवल साइन का ही जो है डिफरेंस है।
तो एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो सीरीज मिलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, सबसे पहले आएगा लिथियम, है ना। लिथियम के बाद है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। इस तरीके से एलिमेंट जो है उसमें अरेंज चलते आएंगे, सोडियम वगैरह भी आएगा उसमें। और इसमें लास्ट में जो है एट द एंड में आएगा क्लोरीन, ठीक है ना। अब इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए, इसका चलेगा -3.05, है ना। इस तरीके से इसका चलेगा -283, है ना। इस तरीके से इनको सबको जो है इनके वैल्यूज दिए गए 90, और क्लोरीन का चलेगा प्लस का 287, है ना। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। So when elements arrange in the increasing order of their standard reduction potential, we got a series, and this kind of series will be called electrochemical series, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड, अच्छा एक बात और जो मैं कहना चाह रहा था कि कब कौन एनोड बन जाता है, कब कौन कैथोड बन जाता है। अभी हम लोग की बात चल रही थी, हाइड्रोजन को आपने एक बार कैथोड बना दिया, एक बार एनोड बना दिया, तो कैसे बना दिया। तो इस सीरीज़ को आप जब देखोगे पेज नंबर 121 पे, तो आप देखोगे कि इसमें हाइड्रोजन जो है दिया हुआ, और जिंक जो है वो हाइड्रोजन के अपर साइड है। जिंक जो है हाइड्रोजन के अपर साइड है, कॉपर हाइड्रोजन से बिलो, है ना। तो इस कंडीशन में आपको समझना है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जो भी लिथियम वगैरह है, जो अपर साइड के एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाईएस्ट है। मतलब ये इजीली ऑक्सीडेशन करेंगे, ये इजीली ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे से हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आप समझते हैं कि वो उनका जो है ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो रहा है, उनका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कंडीशन में उनके जो रिडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और ये फिर नीचे जैसे से आएंगे तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको समझना। अब आपको पता है कि यदि हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आ रहा है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप जब देखेंगे ध्यान से, तो इसका मतलब ये है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जब हम हाइड्रोजन का और जिंक का कंबाइनिंग करके सेल बनाते हैं तो जिंक हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन देगा, और जब जिंक हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन देगा तो ओबियसली जिंक जो है वो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करके एनोड बनाएगा। दूसरी तरफ जब हम लोग हाइड्रोजन और कॉपर का सेल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि कॉपर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बाद है, और भी एलिमेंट है उसमें बीच में, पर सीक्वेंस में देखें तो अब यहाँ पे जब कॉपर उसके बाद में है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करके एनोड बनेगा, और कॉपर क्या बनेगा, कॉपर कैथोड बनेगा। तो इसलिए हमको एक टाइम हाइड्रोजन को पहले वाले केस में कैथोड बनाना पड़ा, दूसरे वाले केस में उसी हाइड्रोजन को हमको एनोड बनाना पड़ा। तो ये डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि मेटल के जितने भी मेटल्स रहते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हाईएस्ट रहता है, और सबसे ज़्यादा है इसमें है लिथियम का। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा
और इजीली ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये सब बात है। अब जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। कुछ एप्लीकेशन में डिस्कस करूँगा, सब तो क्या यहाँ पे शायद ही हो पाएंगे। टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन अच्छा है, डिफरेंट उनकी स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है। तो जो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो जैसे जैसे ग्रुप में डाउनवर्ड आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बढ़ते जाएंगे, ऊपर जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका डिटर्मिनेशन करना कि कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका डिटर्मिनेशन हम लोग कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। कंपैरिजन ऑफ द टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन, किसी भी मेटल के केटायन की टेंडेंसी, केटायन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी है ना, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। तो केटायन का फॉर्मेशन कौन इजीली करेगा, इस बात को समझना। तो जो एलिमेंट ग्रुप में अपर साइड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो केटायन का फॉर्मेशन इजीली करेंगे। जैसे से हम बिलो साइड आते हैं तो उनका जो केटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कम होता है। तो टेंडेंसी ऑफ द केटायन फॉर्मेशन का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। प्रिडिक्ट द वेदर द रिएक्शन ऑफ द मेटल डाइल्यूट एसिड वुड बी लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट। इस बात का प्रिडिक्शन करना है कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबर्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बात का प्रिडिक्शन करना है। तो ये कैसे प्रिडिक्ट होगा, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर साइड ऑफ द हाइड्रोजन है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को लिबर्ट करेंगे। जैसे थर्ड वाला पॉइंट है उसको देखना है। जैसे अपन ने जिंक का रिएक्शन करवाया, जिंक का रिएक्शन करवाया H2SO4 से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnSO4 और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये पूछ रहा है कि कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस को लिबर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का डिटर्मिनेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, तो इस बात को समझना कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन को लिबर्ट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। यही बात अभी रिएक्टिविटी को लेके भी फर्स्ट पॉइंट में करी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो अपर साइड के एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होने से दूसरे हाइड्रोजन को वहाँ से लिबर्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को वहाँ से लीव करेंगे। जबकि जो मेटल बिलो द हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हाइड्रोजन को वहाँ से लिबर्ट नहीं करेंगे। जैसे आप कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर का यदि आप H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये CuSO4 नहीं बनाएगा और नहीं ये हाइड्रोजन गैस लिबर्ट करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का प्रिडिक्शन करना है। देन कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी कंपैरिजन, ये भी वही बात है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो मेटल अपर साइड है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मीनिंग मतलब कि लिथियम हो गया, लिथियम के बाद पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, तो ये सब जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और जैसे से आप नीचे आ जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाएगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। इस कंडीशन में जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसका प्रिडिक्शन करना है। तो
इस रिएक्शन में अब आप देख रहे हैं एक रिएक्शन लिखी हुई। रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन में लिखा हुआ है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है कॉपर से। तो कॉपर जो है वो सिल्वर के पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर जो है सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट है, और साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसका बैलेंसिंग कर देना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होगी कि नहीं होगी, इसका डिटर्मिनेशन में हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो हैं एग्जाम्पल दिए हुए, पर एक दो और मैं बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से मतलब है कि कौन सी मेटल जो है ज़्यादा इजीली केटाइन का फॉर्मेशन करेगी और कौन सी जो है इजीली केटाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यही है कि केटाइन बनाने की उसकी टेंडेंसी है कि नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें 3 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिवाइड किया गया। ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं सबसे ऊपर, तो वो जो है एल्कली मेटल है। जैसे आप सबसे पहले लिथियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। तो ये एल्कली मेटल जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और इस कंडीशन में इन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर अच्छा है, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इनको नाम दिया गया। दूसरा जो मिडिल एज है, जो एल्यूमिनियम से चालू होता है, एल्यूमिनियम, जिंक है, आयरन है, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना। और देन उसके बाद जो है सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो ये जो है ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, तो इनको नाम दिया गया लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो 3 कैटेगरी बनाई गई है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग कौन रहेंगे? बता ही दिया मैंने, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ तक एल्कली मेटल्स जो है। फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आपका कहना चाहिए आयरन है। तो ये लोग कौन है? नॉर्मल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल का भी प्रिडिक्शन इसमें कर सकते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ का खास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ई कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड को सब्ट्रैक्ट करके हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। और ये कैथोड और एनोड के वैल्यूज हम लोगों को दिए हुए, तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। एक और है एजम्पशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के उसकी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, सेल बन भी पाएगा कि नहीं, उसका एजम्पशन करना है। एज्यूम करना है कि अगर हम किन्हीं भी 2 मेटल को लेके कोई सेल बनाने जा रहे हैं तो वो सेल वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा, इसका एजम्पशन हम कर सकते हैं। अब इसका एजम्पशन कैसे करते हैं इसको समझना है। इसका एजम्पशन ऐसे करते हैं कि कोई भी जो 2 मेटल हम लोग ले रहे हैं, उस मेटल के लिए कैथोड कौन है, एनोड कौन है, वो तो आपको सीरीज में देख के समझ में ही जाएगा। और इनके वैल्यू को रखने के बाद यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू जो है 0 से ऊपर आएगी, मोर देन 0 आएगी, तो आप ये समझे
कि ये सेल वर्क कर सकता है, ये सेल रिएक्शन हो सकती है और ये सेल बन सकता है। यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू -0 से बिलो आ रहा है, 0 और माइनस में जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये सेल नहीं बन पाएगा और इन एलिमेंट्स को लेके आप सेल बनाने का प्रयास नहीं करें, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात थी जो हम लोगों ने करी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बाद हम लोगों को बात करना है एक नए टॉपिक को लेके, जो है हम लोगों का नर्वस्ट इक्वेशन। नर्वस्ट इक्वेशन एक बड़ा सा लंबा प्रश्न है ये। नर्वस्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मोस्टली 2 थिंग्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक तो आप लोग समझिए क्या रहता है। फर्स्ट उसमें रहता है टेम्परेचर और दूसरा रहता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, और इसी बात को ध्यान में रख के नर्वस्ट ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको नर्वस्ट इक्वेशन नाम दिया गया। और नर्वस्ट इक्वेशन को किस तरीके से लिखा गया उसको थोड़ा सा समझना है बच्चों को। नर्वस्ट ने अपना इक्वेशन ऐसा दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln log मेटल अपॉन मेटल n प्लस। तो ये इक्वेशन जो है नर्वस्ट ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिया। ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। E0 जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R जो है गैस कांस्टेंट है। T जो है टेम्परेचर है। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F जो है फेराडे कांस्टेंट है, ये लॉग है। और ये मेटल इलेक्ट्रोड पे है ना, मतलब जो मेटल रॉड है उसका कंसंट्रेशन है ना, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। तो ये जो है पूरा इक्वेशन दिया उन्होंने किसी भी एक रिएक्शन के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें लॉग की बेस 10 लेके इसको सॉल्व करना चाहा। तो E इक्वल टू E0, यहाँ पर लॉग की बेस जब इन्होंने 10 ले ली, लॉग 10, तो आपको पता है कि हम लोग 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 है ना, लॉग 10 M अपॉन n पॉजिटिव। अब इन्होंने इसमें क्या करा कि आगे सबके वैल्यूज़ रखे। आपको पता है कि n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F जो है फेराडे कांस्टेंट है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है। तो इन्होंने ये बात रखी कि यदि आप टेम्परेचर T इक्वल टू 298 केल्विन रख रहे हैं और बाकी वैल्यू को आप उससे जो है सबट्रैक्ट कर रहे हैं। F जो है फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट का भी वैल्यू था है ना 95,000। इन सब वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये इक्वेशन एक नए इक्वेशन के फॉर्म में बन के आता है। उस इक्वेशन को इन्होंने इस तरीके से लिखा। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है 1 लेते हैं, 1 मोल है ना। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है कैसा बन सकता है, ये इक्वेशन ऐसा बन सकता है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन 10 log 1 अपॉन n प्लस। और ये इक्वेशन जो है किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए दी गई। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू आई है इसकी हेल्प से इसी तरीके से हम दूसरे
जो एक कंप्लीट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को भी मेजर कर सकते हैं, है ना। नर्मस्ट का जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग जो है एक सेल के भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। सेल के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे उसको देखना है। अब आगे इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी निकाल सकते हैं, किसी भी सेल के लिए भी, है ना। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है। इस इक्वेशन के बाद में हम लोगों को जो है आगे इसी इक्वेशन की हेल्प से किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरीके से निकालते हैं आप लोग पता है कि कैथोड में से क्या माइनस करेंगे, एनोड। अब मान लीजिए कि हम एक जिंक, है ना, जिंक कॉपर सेल की बात कर रहे हैं, हाँ, गैल्वेनिक सेल ही, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है नर्मस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि कैथोड ये बनेगा, एनोड ये बनेगा, इनके लिए जो इक्वेशन बनती है वो लिखेंगे। तो वही वाली इक्वेशन हम लोगों को बना के लिखना है ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, है ना। जिंक के लिए कैसा लिखेंगे? तो आपको पता है जिंक का निकालना Zn2 + Zn, सॉरी जिंक नहीं लिखना था यहाँ पे कॉपर वाला लिखते हैं, Cu2 + Cu माइनस ये बनेगा जिंक वाला। आप कैसे लिखेंगे इनको ये देखना। इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसके लिए हम लोग ने इक्वेशन कैसे निकाला था, E = E0 माइनस 0.059 log क्या लिखा था 1 log कैसे लिखना था 1 दो दिक्कत आ रही है Cu2 है ना। देन माइनस करके क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए भी इसी तरीके से लिखेंगे E0 माइनस 0.059 n log 1 Zn2 ठीक है। तो इसके लिए ये वैल्यू रख दिया, इसके लिए ये वैल्यू रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 0.059 तक का जो वैल्यू दिया हुआ इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको कॉमन लेके हम लोग आगे बाहर लिख देंगे, है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है E0 इसको पहले अलग लिख लेते हैं, कॉपर के लिए और जिंक के लिए इसको माइनस करना है। इसमें मैंने चढ़ाया नहीं था, आप लोग समझ लेना। इसके साथ लिखना था अपन ने। तो इनकी वैल्यूज को हम लोगों ने अलग लिख दिया, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये वैल्यूज जो है इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.059 और ये कैसा हो जाएगा log। अब ये में से ये माइनस करके कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा Zn2 + Cu, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये जो निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा ये, और इसको वहाँ पे पुट करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो निकल के आ रहा है 0.059 n log, इसकी वैल्यूज पुट करना रहेगी।
कैसे निकलता है देखिए, ZN2 प्लस अपॉन ZN CUT। तो इस तरीके से EMF ऑफ द सेल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से EMF ऑफ द सेल निकालेंगे। अब इसमें और भी एक रिएक्शन दी हुई, उसके लिए भी है आगे, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक की बात आप लोग समझ लो।